बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो है भूगोल विषय के अंदर एक नया अध्याय शुरू करेंगे, विश्व व्यापार। ठीक है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जो है हमने इस पाठ को शुरू किया है और ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 11वां अध्याय है। इससे पहले जो है 10वां अध्याय जो परिवहन से संबंधित है उसको हमने ड्रॉप कर दिया। पाठ्यक्रम के संशोधन के बाद जो है कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनको हम पढ़ेंगे। 2-4-5 दिन में आपके पास जो कोविड-19 से प्रभावित पाठ्यक्रम है वो आ जाएगा, जिसमें 40% कोर्स जो है वो कम होना है। तो उसके बाद जो नया संशोधित पाठ्यक्रम जो आएगा उससे जो है हम आगे क्लास में देखेंगे। आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कक्षा 12 के अंदर हमारा जो 11वां लेसन है उसको हम पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य, महाद्वीप पार भी हो सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं से बाहर या एक देश से दूसरे देश की सीमाओं के अंदर होने वाला जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। आपको जो चित्र दिखाया गया है इसके अंदर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए पनामा नहर का जो योगदान है वो दिखाया गया है। पनामा नहर जो है वो प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित जो कृत्रिम नहर है, उसके ऊपर एक सागर है, सागर दोनों तरफ सागर हैं, एक तरफ अटलांटिक में, एक तरफ प्रशांत महासागर, उसके बीच में पनामा नहर जो है इसको बनाया गया है और ये जहाज जो है दोनों को क्या कर रहा है, माल की जो है ढुलाई कर रहा है। आगे हम देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से है। मतलब एक देश के द्वारा आयात या निर्यात करना या दूसरे देश के द्वारा निर्यात या आयात करना, दोनों जो क्रियाएं हैं, मतलब माल जो है उनका तैयार माल हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, उसे अपने देश की सीमाओं से दूसरे देश की सीमाओं के अंदर पार भेजना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार वह है जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संपन्न होता है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संपन्न होने वाली जो व्यापार की प्रक्रिया है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। जबकि आंतरिक या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में एक ही देश के भीतर रहने वाले लोगों के साथ तथा क्षेत्रों के मध्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो एक देश से दूसरे देश में, लेकिन जो अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार होता है इसके अंदर एक ही देश की सीमाओं के अंदर जो है इसका संचालन होता है। एक ही देश की सीमाओं के मध्य जो लोग हैं उनके अंदर जो है इस प्रकार का व्यापार किया जाता है। व्यापार जो है आर्थिक क्रियाकलाप के तर्कीय क्रियाकलाप के रूप में आता है। हम जब व्यवसाय पढ़ रहे थे, प्राथमिक द्वितीय तृतीय व्यवसाय, हमारा जो पाठ था 8वां, उसके अंदर हमने देखा कि जो तृतीय व्यवसाय है इसके अंदर आर्थिक क्रियाकलाप जो है या व्यापार जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। व्यापार जो है इसके 2 स्तरों के अंदर इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा जो स्तर है वो राष्ट्रीय व्यापार के रूप में से जो है हम विभाजित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर हम इतिहास जाने, देखिए आधुनिक काल की अपेक्षा प्राचीन काल के समय में जो है परिवहन की परिपक्वता जो है वो क्या थी, कम थी। आज जितने भौतिक संसाधन हैं, जितनी सुख सुविधाएं हैं, मानव ने तकनीकी और विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली कि बड़े से बड़े पर्वत के बीच के अंदर से भी जो है सुरंगें बनाकर वहाँ पे परिवहन लाने ले जाने के लिए जो है रोड का निर्माण कर सकता है। हवाई परिवहन का जो है वो भी उसने मानव ने आविष्कार किया और बड़े बड़े जहाजों का भी निर्माण किया है। लेकिन प्राचीन समय के अंदर रोड वगैरह हुआ नहीं करती थी और जानवरों से खींचे जाने वाले जो वाहन थे उनका प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे जो है विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ और परिवहन के जो साधन हैं इनमें वृद्धि होने लगी। इनमें जो है आज बड़े से बड़े सामान को लाया और ले जाया जा सकता है। तो प्राचीन समय के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तो तब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा मुश्किल सा था, कम होता था, जिसके कारण जो है लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था। लंबी दूरी तक जो है वस्तुओं को केवल जानवरों के ऊपर लाद के या उनसे जो बैलगाड़ी वगैरह जो थी उसके ऊपर घोड़ा गाड़ी इनके ऊपर ही रख के उसका जो भी व्यापार किया जा सकता था। तो वो ज़्यादा दूरी का नहीं होता था। आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी वो संपन्न होती थी। इसलिए व्यापार क्या है, स्थानीय बाजारों तक की सीमित था। प्राचीन समय में प्राचीन रेशम मार्ग जो है लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। प्राचीन जो रेशम मार्ग है, जैसे वर्तमान में जीपी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ये जो है रेशम मार्ग का सबसे लंबी दूरी का पर प्रारंभिक जो है उदाहरण मिलता है इसका, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। रोम एक जो यूरोपीय देश है उसको एशियाई देश चीन से जोड़ता था।
व्यापारी जो है भारत, ईरान जिसे पारसिया जाना जाता था पुराने समय के अंदर, मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम तक बहुमूल्य धातुओं, वस्त्रों, मसालों तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का जो है परिवहन करते थे। वस्त्रों का माल जो है, मसाले वगैरह जो है, या बहुमूल्य कुछ धातुएं हैं, रेशम है, इसका जो है इस मार्ग से परिवहन किया जाता था चीन और रोम के मध्य। कहाँ से होके? भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से होते हुए। इसके बाद जो है इसका विकास 15वीं शताब्दी में ही यूरोपीय उपनिवेशवाद जो है वो प्रारंभ हुआ। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? एक देश के अधीन रह के और अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन होना। जैसे भारत जो है 1947 से पहले एक प्रकार से शुरू में कंपनी ने शासन किया और कंपनी के शासन के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद जो है ब्रिटेन का जो है यहाँ पे शासन हुआ। तो यहाँ की जितनी शासन व्यवस्थाएं जो थी वो किसके द्वारा संचालित होती है? ब्रिटेन के द्वारा। तो भारत किसका उपनिवेश हो गया? ब्रिटेन का। मतलब एक देश की शासन व्यवस्था को किसी दूसरे देश के द्वारा संपन्न किया जाना है, उसको चलाया जाना उपनिवेश कहलाता है या उपनिवेशवाद कहलाता है। आगे चलिए, उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए रूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यवसाय या व्यापार कहा जाता था। दास व्यापार किसे कहा जाता था? प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब उपनिवेशवाद का जन्म हुआ तो विदेशी देशों के अंदर से जो है ब्रिटेन जितनी देशों के ऊपर अधिकार करता था तो वहाँ से कच्चे माल को लाता और अपने यहाँ पर तैयार करके और उससे वापस जो है जिन देशों से कच्चा माल लाया वहाँ महंगे दामों के अंदर तैयार माल बेचता था। तो इस जो व्यवस्था जो ये हुई इसे दास व्यापार कहा जाने लगा। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ गया तो जो व्यापार कर है वो लगाया गया, तो टैक्स जिनके ऊपर लगाया गया और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए गए। निश्चित मात्रा कर दी कि इससे ज़्यादा जो है इस मात्रा में व्यापार नहीं किया जाएगा। विश्व युद्ध के बाद जो है व्यापार व शुल्क हेतु समझौता, सामान्य समझौता एक प्रकार से जो है गेट की स्थापना की गई और इससे जो है इसे शुल्क जो है ये टैक्स और लगाया गया और संख्यात्मक प्रतिबंध था, इसे हटाने में जो है इसने सहायता की। इसके बाद जो गेट है इसका रूप बदल गया और गेट वर्तमान के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में जो है स्थापित हुआ। वर्तमान में गेट को WTO के नाम से जाना जाता है। जो पहले शुल्क व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता था GATT, इसे वर्तमान समय के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसके कुछ आधार हैं या इसके लिए आवश्यक होता है उनको आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन सी दशाओं के अंदर संपन्न हो सकता है, इसके कुछ आधार हैं। इसके अंदर से पहला जो है वो है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता किस प्रकार? राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होनी चाहिए। दूसरा भौगोलिक संरचना और जलवायु। आगे चलते हैं, देखो इसमें क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दो देश हैं, मान लीजिए A देश और ये B देश, ठीक है। जो संसाधन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, यहाँ मान लीजिए चाय हो रही है, ठीक है, या लोहा हो रहा है, लोहा जैसे, और ये वाला जो संसाधन है जो A देश में हो रहा है ये B देश में नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी जो उत्पादन है वो यहाँ पे क्या है, कम है। अगर यहाँ पे उत्पादन कम है इस चीज का और इसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो ये कहाँ से प्राप्त करेगा? इसे A देश से प्राप्त करेगा, ठीक है। और A देश जो है वो इसको भेजेगा और ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जो यहाँ पे हो, जैसे मक्का हो गया या फिर टंगस्टन वगैरह होता है, कोई भी धातु या कोई भी खाद्य पदार्थ जो वो यहाँ पे नहीं है, तो ये देश जो है इससे खरीदेगा और ये वाला जो B देश है वो A देश से खरीदेगा और A देश जो है B देश से खरीदेगा। तो दो देशों के मध्य एक प्रकार से व्यापार या व्यवसायिक संबंध प्रारंभ होगी, ठीक है। तो ये जो चीज है ये किसको बढ़ावा देती है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। समझ में आ गया आपको? दूसरा है भौगोलिक संरचना। अच्छा, ये सब चीजें हैं कि एक देश को आवश्यकता है, दूसरे देश के पास उसकी मात्रा ज्यादा है, वो उसे देगा, लेकिन भौगोलिक संरचना जो है वो वहाँ की एक समान नहीं है। दोनों देशों की भौगोलिक संरचनाएं जो है वो असमान है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है परिवहन कोई नहीं, तो परिवहन के लिए भौगोलिक संरचना का जो है वो भी आदर्श परिस्थितियों के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट होता है जलवायु।
अलग अलग जलवायु के अंदर अलग अलग तरीके की जो है खनिज तत्व प्राप्त होते हैं, संसाधन प्राप्त होते हैं, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो ऐसी जो जलवायु है ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करने के लिए एक प्रकार से क्या है, आवश्यक आधार है। दूसरा जो है इसके अंदर परिवहन, परिवहन का होना भी बहुत आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है मूल रूप से तो जल परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? जल परिवहन के द्वारा। ठीक है। इसके बाद सड़क परिवहन, सड़क परिवहन के अंदर रेल भी आ गया। ठीक है, गाड़ी वगैरह जो चलती है वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो गई। और तीसरा बहुत आवश्यक जो वस्तुएं होती है वो, या फिर जो कम समय के अंदर खराब हो जाती है, ऐसी वस्तुएं जो है वो हवाई परिवहन के द्वारा प्राप्त होती है। हम इनसे पहले जितने हमने अध्याय पढ़े, हम इससे पहले 9वां अध्याय पढ़ रहे थे, उसके अंदर भी हमने जो है लोहा और सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा। तो उसकी स्थापना के लिए भी हमने ये पढ़ा उसके अंदर कि जहाँ पे परिवहन होगा वहीं पे जो उनका विकास हो सकता है। कच्चे माल को लाने के लिए और तैयार माल को ले जाने के लिए जो है परिवहन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। उसमें काम करने वाले श्रमिकों को जो है लाने के लिए, उन्हें वापस ले जाने के लिए जो है परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दो देशों के मध्य अगर आपको जो है व्यापार संचालित करना है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना है, माल को इधर उधर लाना और ले जाना है, आयात निर्यात करना है, तो उसके लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है। वैसे तो जो है सड़क परिवहन इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जल परिवहन जो है ये सबसे सस्ता परिवहन, और हवाई परिवहन जो महंगा होता है और इसकी आपूर्ति जो है वो कम होती है। इसमें निश्चित मात्रा के अंदर जो है माल लाया और ले जाया जा सकता है। तो परिवहन जो है ये भी दो देशों के मध्य व्यापार को जो है स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है एक मुख्य आधार है। दूसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास भी जो है दोनों देशों का होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर माल आता है और जाता है तो उसके लिए आयात और निर्यात का जो होता है उसके लिए जो डॉलर या किसी भी रूप में आप मुद्रा जो है वो दे रहे हो, तो आर्थिक विकास जो है वो भी उसकी प्रावस्था होनी चाहिए। दूसरा इसको हम ये भी ले सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो किस प्रकार की आर्थिक अवस्था के अंदर है, विकसित अर्थव्यवस्था है, अविकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये भी जो है आर्थिक विकास की प्रावस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य रूप से क्या है, आधार है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं उसमें है विदेशी निवेश की सीमा, कि कौन सा देश जो है किसी दूसरे देश के अंदर जाके कितनी मात्रा के अंदर जो है निवेश कर सकता है, वो भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। और जनसंख्या कारक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या कारक किस प्रकार महत्वपूर्ण है इसको देखिए। जनसंख्या कारक, जनसंख्या का आकार, दो इसके जो है तत्व हैं, तो सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार जो है हमें क्या उपलब्ध कराता है, बाजार उपलब्ध कराता है जनसंख्या का आकार। और सांस्कृतिक कारक जो है ये भी एक प्रकार से बाजार को उपलब्ध करवाते हैं हमें। इसके अलावा अन्य वस्तुएं भी जो है हमें क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। किस प्रकार समझिए, एक देश से मान लीजिए वहां की जो संस्कृति वो किस प्रकार की है, शाकाहारी, शाकाहारी लोग जो है वहाँ पे निवास करते हैं। अब शाकाहारी जो लोग हैं इनको खाने के लिए जो है ये जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। और कृषि उत्पाद जो मान लीजिए किसी देश के अंदर अगर कम मात्रा में हो रहे हैं तो वो दूसरे देश से क्या करेगा, आयात करेगा। तो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं या सांस्कृतिक कारक जो है वो भी क्या है, इस प्रकार से उसको आधार प्रदान करते हैं। दूसरा वेशभूषा हो सकती है, कई सारी जो चीजें, आभूषण वगैरह हो सकते हैं, उनके रहने रहन सहन का जो तरीका होता है वो हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सांस्कृतिक कारक भी किसको बढ़ावा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं। और जनसंख्या का आकार होते कि जहाँ पे जनसंख्या का आकार ज्यादा होगा या कम होगा, जनसंख्या कितनी मात्रा के अंदर है, इसका आकार जो है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, तो ये क्या है, बाजार उपलब्ध करवाते हैं। ज्यादा जनसंख्या होगी उनकी मांग की पूर्ति के लिए जो है अधिक माल की आवश्यकता होगी। और एक देश जो है वहाँ पे अगर उतनी मात्रा के अंदर माल होता नहीं है तो वो दूसरे देश से जो है वो क्या करते हैं, आयात करते हैं, या अपने पास ज्यादा माल होता है तो उसे निर्यात करते हैं। तो ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इन सबको जो है हम कल विस्तृत रूप से जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।